Friends, welcome on Europedia, and this video is the current issues related video for January 2025. पहला इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा। ये दूसरा लेक्चर है। मैंने आपको बताया था कि करंट इश्यूज जब आप करें तो साथ में उसके साथ कुछ और टॉपिक्स जो जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो आपको वो भी करने चाहिए, सो दैट आपका जनरल नॉलेज भी प्रिपरेशन उसका साथ साथ हो जाए। जैसे अगर कोई इशू करंट में चल रहा है, जैसे सपोज को ट्राइबल इशूज़ को कोई पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो जब आप उस ट्राइब के बारे में पढ़ें तो आपको इंडिया में बाकी ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे हैं वो भी पढ़ लेना चाहिए। तो जीके भी हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा। या सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर फंडामेंटल राइट या पॉलिटी का इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो भी साथ ही कर लें, सो दैट आपका पॉलिटी भी तैयार हो जाए। तो यूरोपीडिया के ऊपर जो हम आपको कंटेंट देंगे वो ऐसे ही देंगे कि करंट इश्यूज़ के थ्रू आपका जनरल नॉलेज भी तैयार हो जाए और साथ में आपका जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट्स होते हैं, कुछ कन्वेंशनल जो टॉपिक्स हैं, वो भी आपके साथ साथ प्रिपरेशन हो जाए। और जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, ये आपका नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है। इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको डॉक्यूमेंट लेना है, तैयार करना है, लेक्चर सुनना है और प्रिपरेशन करनी है। मैं आज कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ आपको। एक इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फॉरेक्स रिजर्व करने के बाद ये जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ इनको आपने रिवाइज कर लेना है। उसके बाद मैं आपको कोरागा ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब कोरागा ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में जो कुछ ट्राइब्स है उनकी बात करेंगे, और साथ में शोम्पेन जो ट्राइब है उनके सर्वाइवल स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, और साथ में मणिपुर ट्राइब्स की भी बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक विच इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसकी आजकल बात चल रही है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और फिर आसाम का जो दूसरा कैपिटल है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स मैंने आज के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, और इसमें कुछ जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे। और आपको एक रेड पेन ले सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उससे मार्क कर लेना। तो फॉरेक्स रिजर्व फ्रेंड्स क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व होता है किसी भी कंट्री के अंदर उसकी अलमारी में, अलमीरा में पड़ा हुआ वेल्थ। अलमारी में पड़ा हुआ वेल्थ, जैसे आप घर में जाओ, आप अलमीरा खोलो तो वैल्यूएबल एसेट क्या होता है? गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कैश हो सकता है, या आपका एफडी हो सकती है। वो आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट होता है, वेल्थ होती है, मूवेबल वेल्थ होती है। आपका घर, प्रॉपर्टी, वो भी वेल्थ होती है, लेकिन वो इमूवेबल है। तो जो मूव करने वाली चीज़ है, जिसमें गोल्ड, करेंसी, आपका कैश आ जाता है, जिसके अंदर आपका एफडीज वगैरह आ जाती है, जिसको तोड़वा के आपको पैसा मिल सकता है, तो वो सारा आपका रिजर्व है। तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दैट मीन्स इंडिया के पास कौन सी वेल्थ है जो अलमारी में रखी हुई है इंडिया ने, और जिसके बेस पे इंडिया ट्रेड कर सकता है, जिसके बेस पे इंडिया बाकी दुनिया में अपने आप को एज अ कंट्री इकोनॉमी कंपेयर कर सकता है। अब आपने सुना होगा कि यूएस का जो डॉलर है उसके कंपैरिजन में इंडिया का रुपी वीक हो रहा है। उसका एक रीजन इंडिया का गिरता हुआ फॉरेक्स भी है। फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी है। एग्जाम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। और फॉरेक्स प्रेजेंटली ट्रेंड चल रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड फॉरेक्स में चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें 2024 सितंबर में नवंबर तक आते आते 660 रह गया। और रेस जो आपकी जनवरी 2025 की न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको फॉरेक्स बोलते हैं, वो जनवरी में आपका 623 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया, जो डिक्रीज कर रहा है। ये डाटा अपने दिमाग में आपने रखना है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जनवरी 2025 में कितना था। और ये बेसिकली होता क्या है, इसमें कैश और कुछ और जो असेट्स होते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो होता है वो सारे का सारा फॉरेक्स होता है। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, फॉरेक्स रिजर्व कितना है इंडिया का, एक तो ये क्वेश्चन तो है ही। दूसरा कि फॉरेक्स रिजर्व किस फॉर्म में आप आरबीआई के पास होता है, वो किस फॉर्म में रखा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया घर का, कि घर के अंदर एफडी भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। तो गोल्ड रिजर्व होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मतलब एफडी जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के बॉन्ड, ट्रेजरी बैंक जो आरबीआई के पास पड़े हैं, बैंक के डिपॉजिट, जितने भी बैंक्स हैं उनमें डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी के बैंक नोट्स सारे के सारे, अगर आपके पास डॉलर्स में, यूरो में पड़े हैं, और स्पेशल ड्राइंग राइट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दिया होता है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो बेसिकली मिलके फॉरेक्स रिजर्व बनता है। तो ये आपका फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट बनता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, तो ये सारी चीजें फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। अब पर्पस क्या है फॉरेक्स रिजर्व का, क्या इससे बेनिफिट होता है? तो सबसे पहले
कंट्री जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं किसी भी कंट्री के, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है, वो इसके बेस पे मीट करता है। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूंगा कि अगर सपोज आप एक वेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपके घर में बहुत सा पैसा कैश सब पड़ा है, तो लोग आपको लोन दे देंगे, लोग आपके साथ अच्छा डील कर लेंगे, आपका पेमेंट लोगों के साथ हिसाब किताब खरीद बेच वो आपका नॉर्मल चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी भी कंट्री का बेसिकली वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट हो जाता है अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है। दूसरा, एक्सचेंज रेट जो बेसिकली होता है, जैसे $1 के कंपैरिजन में रुपीस कितना है, वो एक्सचेंज रेट आपका इन्फ्लुएंस होता है फॉरेक्स रिजर्व से। जैसे से फॉरेक्स रिजर्व नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे आपका जो करेंसी है रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में वो वीक होती चली जा रही है, ये भी उसका एक रिपरकशन है। तीसरा, आपके जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह जो है, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का अगर आपके पास वेल्थ पड़ी है, आपके पास रिजर्व पड़ा है, फॉरेक्स पड़ा है। तो एक रीजन वो भी है। और एक रीजन इसका ये है कि अगर रिसेशन आ जाए, जैसे कोविड के टाइम पे कुछ क्राइसिस या शॉक या रिसेशन आ जाए, तो आपके पास एक बफर कुशन पड़ा हुआ है, बफर पड़ा हुआ है, ये भी फॉरेक्स रिजर्व का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो क्या एडवांटेज है फॉरेक्स रिजर्व के? पर्पस क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, एक्सचेंज रेट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और बफर जो हमारे पास होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए, ये उसके बेनिफिट हैं। तो 3 जगह से क्वेश्चन आएगा भाई साहब। एक क्वेश्चन आएगा फॉरेक्स रिजर्व अभी चल कितना रहा है, कितना है प्रेजेंटली, किस फॉर्म में होता है और क्या इसका पर्पस है। और नीडलेस टू से कि जैसे आपने टॉपिक कर लिया, फिर आप उसके क्या क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इनमें से क्या मेन पर्पस है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? तो ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को मीट करना, इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। इनमें क्या क्या आता है मैंने आपको पहले बता दिया कि इनमें ये आपका ये आपकी फॉरेन करेंसी के जो हमारे नोट्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो इसके अंदर आती हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अगर हाई लेवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है मतलब इकोनॉमी स्टेबल है और इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को रिलीज करती है। अगर सेंट्रल बैंक अपना फॉरेक्स रिजर्व को यूज करती है अपनी करेंसी को खरीदने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो रुपीस की वैल्यू को अप्रिशिएट करने की ट्राई कर रही है। अगर सपोज आरबीआई अपनी करेंसी को मार्केट में से निकाल ले, कि करेंसी नोट्स जितने मार्केट में स्प्रेड हैं अगर उनको निकाल ले, तो बेसिकली रिजर्व जो बैंक वैल्यू है इसका, आपका रुपी का वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज कोरागा ट्राइब इन इंडिया। तो पॉपुलेशन ऑफ कोरागा ट्राइब इन इंडिया, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ कोरागा ट्राइब इन इंडिया। मैंने आपको बताया कि कुछ ट्राइब्स हैं जो फेमस ट्राइब्स हैं, उनका काफ़ी बेसिकली न्यूज़ में चली रहती हैं। तो जब ट्राइब कोई न्यूज़ में है उसके थ्रू आप बाकी ट्राइब्स के बारे में पढ़ सकते हैं और आपको बाकी ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो कोरागा ट्राइब इंडिया में उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, ये न्यूज़ थी। कहाँ पे है ये ट्राइब वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, 2 तरह से ट्राइब के बारे में आप पढ़ते हो। एक तो शेड्यूल ट्राइब, जो आपने देखा है कि SC, ST, OBC को रिजर्वेशन मिलती है, तो एक शेड्यूल में मेंशन है, जो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 6, शेड्यूल जो 5 है उसके अंदर ट्राइब एरियाज, ट्राइबल मेंशन है कि आप वहाँ से बिलोंग करते हो बाय वर्च्यू ऑफ योर बर्थ प्लेस। तो वो बेसिकली ऐसा जो ट्राइब्स हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्चुअल में आप डेवलप्ड हैं, आप बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप उस जगह पैदा हुए थे, आपके एंसेस्टर वहाँ पैदा हुए थे, अब आपको ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन कुछ ट्राइब ऐसे हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वैसे भी बहुत अलग है, कल्चर बैकग्राउंड अलग है, और वो बाकी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनसे भी बिल्कुल अलग दिखते हैं। वो ट्राइब की हम बात करते हैं और उनको बांटा गया है, उनको एक कैटेगरी में डाला गया है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG। ये वनरेबल ग्रुप होता है, डेंजर में होता है, और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नंबर कम होता है। ये बाकी लोगों के साथ ये जेलअप नहीं करते, इनको बाकी सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहे होते, तो ये वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है, वनरेबल, और इनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर ऐसे 75 ट्राइबल ग्रुप हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और उन्हीं में एक ट्राइब है कोरागा ट्राइब। कोरागा ट्राइब की पॉपुलेशन भी 20,000 से घट के अब 16,000 रह गई है।
ये कहाँ रहते हैं? ये दक्षिण कन्नाडा, मतलब कन्नडा सॉरी, और उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड आपका कसारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये कोरागा ट्राइब है। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आ जाएगा कि ये कोरागा ट्राइब है कहां से बिलोंग करते हैं कोरागा ट्राइब। और इनको अनटचेबल का एक स्टेटस दे दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनके अगेंस्ट होती है और एक प्रैक्टिस है अजालू प्रैक्टिस, जिसके चलते इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कोरागा ट्राइब्स जो हैं इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, अजालू प्रैक्टिस इनके साथ की जाती है, जो अनटचेबल प्रैक्टिस, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है। अब इनके अगेंस्ट बेसिकली ये प्रैक्टिस करने की बहुत से न्यूज़ आई हैं और जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है अभी, बिकॉज इनको ग्रोथ के लिए सूटेबल एम्बियंस नहीं मिल रहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में बेसिकली एक लिस्ट बनाई है, जिसमें वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की लिस्ट, जिसमें 75 ऐसे वनरेबल ट्राइब्स को डाला गया है। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स 1 अप्रैल 2015 से लिस्ट क्रिएट की गई है और 75 ग्रुप इसके अंदर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर चुकी है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 अगर आप देखें तो 17 आर्टिकल फंडामेंटल राइट का ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी को नहीं प्रैक्टिस करना है, ये अबॉलिश कर दी गई है और ये एब्सोल्यूट लॉ है कि जिसमें आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जानते हैं देयर आर 24 पार्ट्स और उसमें पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है और उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आर्टिकल हैं। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट और अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अब उसमें एक आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है और ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, मतलब इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स बाकी जितने हैं उनकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आई थिंक 24 जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो एब्सोल्यूट हैं, उनमें एक फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट है वो अनटचेबिलिटी को लेके है। तो यू शुड नो दैट अनटचेबिलिटी इज अंडर आर्टिकल 17। अब जब मैं ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ट्राइब्स के बारे में बात करूंगा। तो कौन कौन से ट्राइब्स ऐसे हैं जो अंडमान आइलैंड में आते हैं? ग्रेटर अंडमानीज ऑब्वियसली वहीं पे हैं और ये स्ट्रेट आइलैंड है, वहां पे अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसमें एक आइलैंड है स्ट्रेट आइलैंड, उसमें अंडमानीज रहते हैं। ऑंज लिटिल अंडमान आइलैंड में रहते हैं और हंटर गैदरर ट्राइब है, ये हंटिंग करते हैं। ऑंज और जरावा ये साउथ एंड मिडल अंडमान में रहते हैं। तो जरावा, फिर सेंटिनलीज ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं। ये हाईली आइसोलेटेड रहते हैं और इनका बाहर वाले लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। सेंटिनेलीज, जरावा, ऑंज एंड अंडमानीज, ये चारों जो ट्राइब्स हैं अंडमान की हैं। अब निकोबार की जो ट्राइब्स हैं निकोबारीज एंड शोम्पेन ग्रेटर निकोबार आइलैंड में रहते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और शोम्पेन जो हैं वो भी न्यूज में आजकल हैं बिकॉज वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके चलते इनका सर्वाइवल स्टेक पे है। ग्रेटर निकोबार में रहते हैं ये और इनकी पॉपुलेशन 229 रिकॉर्ड की गई थी 2011 सेंसस में। 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, 21 में होना था, कोविड के चलते नहीं हुआ। तो 2011 के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन इतनी थी। अब यहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके चलते ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वगैरह बनने हैं, जिसके लिए 166 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड रिक्वायर्ड है और वो फॉरेस्ट एरिया है। इसने शोम्पेन के जो ट्राइब जो हैं शोम्पेन, उनको काफ़ी इसने बेसिकली थ्रेटन किया हुआ है इनके सर्वाइवल को। तो शोम्पेन ट्राइबल कहाँ के हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अंडमान निकोबार के ट्राइब्स जिनमें शोम्पेन एक ट्राइब है जो न्यूज़ में है करंट, और तीसरा ट्राइब जो न्यूज़ में है वो आपके कुकी ट्राइब मणिपुर के। और उसका रीज़न कि कुकी ट्राइब्स की जो लड़ाई एथनिक फाइट चल रही है मैतीस के साथ,
उसके चलते कुकीज न्यूज में है। मैतीस का अलग कल्चर हिस्ट्री है और वो ट्राइब नहीं है, लेकिन कुकीज एंड नागा जो हैं वो मणिपुर के ट्राइब्स हैं। और अभी रिसेंटली मैती कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए डिमांड किया था कि हमें ट्राइबल कैटेगरी मिलना चाहिए, लेकिन कुकीज और नागाज को वहां पे ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उसी के चलते मणिपुर में जो आप देखते हो वो झगड़ा सारा ये है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताइए आपका जो मैतीज ट्राइब है वो कहाँ से हैं, सेंटिनल कहाँ से हैं, और जब मैं आपको ये टॉपिक मैंने करवाया तो मैं क्वेश्चंस में कुछ और ट्राइब्स और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके क्वेश्चन भी डाले हैं। जैसे गोंड ट्राइब सेंट्रल इंडिया का है, जरावा ट्राइब अंडमान एंड निकोबार का है, सेंथल सेंटिनल अलग है, सेंथल ट्राइब अलग है, वो झारखंड का है, गारो मेघालय, भील ट्राइब मध्य प्रदेश, एंड कर्नाटका केरला में मिलते हैं कोरागा। तो कोरागा ट्राइब यहां के हैं। मणिपुर में जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी मेती कम्युनिटी मांग रही है, उससे रिलेटेड है। तो कुकी, चिन और मैती के बीच में लड़ाई है। तो मैती जो हैं वो इंफॉल वैली में रहते हैं और हिल एरियाज में जो रहते हैं कुकी और चिन रहते हैं। तो इंफॉल वैली लार्जली मैती पॉपुलेशन है और कुकी जो है वो बेसिकली हिल डिस्ट्रिक्ट्स में है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल मेजर रिजल्ट है इन क्लैश का। तो ऑब्वियसली कुकी और चिन ट्राइब जो है उसके अगेंस्ट बोलते हैं। ओके, सो ये दूसरी न्यूज थी फ्रेंड्स ट्राइब्स की, और ट्राइब्स की इस न्यूज के थ्रू मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया कि कौन सा ट्राइब इंडिया में कहां पे है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अब जो तीसरा न्यूज है हमारा, वो हमारी तीसरी न्यूज जो है दैट इज रिलेटेड टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब फ्रेंड्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारी तीसरी स्कीम है। पहली आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर आपकी नेशनल पेंशन स्कीम जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, फिर अब तीसरा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में न्यू पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो गई थी जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, और अब 2025 जनवरी से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है 2025 से, राइट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नोटिफाई किया गया है जनवरी 24 और इसने नेशनल पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया है जो जनवरी 1, 2004 से चल रही थी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के अंदर क्या है कि आपको पेंशन मिलेगी 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% आपका पेंशन मिलेगी, और जिसमें डीए वगैरह भी मिलेगा। ऑब्वियसली आपको डीए वगैरह इसमें मिलेगा। इट इंक्लूड्स फैमिली पेंशन स्कीम ऑफ 60%। अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को या माइनर बच्चों को आपका पेंशन मिलती है जो आपका फैमिली पेंशन माना जाता है, और वो 60% जो आप पेंशन ड्रॉ कर रहे थे उसका 60% फैमिली पेंशन होती है। आप मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ ड्रॉ कर सकते हो आप 10 साल की सर्विस के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी पेंशन बनती है। ऑब्वियसली 10,000 का मतलब है कि आप 20,000 रुपये सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं और 10 साल की सर्विस के बाद ही आपको पेंशन मिलती है, उससे पहले आपको पेंशन नहीं मिलती। तो आपको 10 साल के लिए सर्विस करनी होती है तब आपको पेंशन मिलती है। जो ऑलरेडी नेशनल पेंशन स्कीम ले रहे हैं उनके लिए ये स्कीम ऑप्शनल है। अगर आपको यूनिफॉर्म ये बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसमें आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको भी उसमें कॉर्पस में फंड डालने हैं और गवर्नमेंट भी डालेगी। इंप्लॉय 10% बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट जो है वो 8.5% कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये कंट्रीब्यूशन जो नेशनल पेंशन स्कीम थी इसमें कंट्रीब्यूशन अलग था। अब प्रेजेंटली आपका कंट्रीब्यूशन 10% और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 8.5% है। तो बेसिकली न्यू पेंशन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है और आपको इसको ढंग से याद करना है, बिकॉज ये नई चेंज आया है, न्यू अपडेट आया है पेंशन स्कीम के अंदर। तो आपको ये न्यू पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा अपना ऐड करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या एम करती है? ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के कॉम्बिनेशन से आपका यूनिफाइड, नाम यूनिफाइड इसीलिए
क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले थी और नेशनल पेंशन स्कीम जो उसके बाद लगी, इन दोनों का मिक्स करके एक बेटर यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाया गया। कैसे निकलता है पेंशन? 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी लास्ट 12 मंथ की। जैसे अगर आप सपोज इस साल रिटायर हो रहे हैं मार्च में, तो मार्च में आपने कितनी सैलरी ली उसका 50% नहीं, मार्च से पहले तक 12 महीने आपने कितनी सैलरी ली उसका एवरेज निकलेगा, उसका 50% आपका पेंशन मिलेगा, उसका 50% आपका पेंशन है, राइट। सो 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 मंथ्स। मिनिमम पेंशन पर मंथ कितनी निकाल सकते हैं आप 10 साल की सर्विस के बाद? ₹10,000। इंप्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है? 10%। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे यूनिफॉर्म आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम बना है? सोमनाथन कमेटी। सो दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सोमनाथन कमेटी के बेस पे ये आपको मिलेगा। Okay friends, another important information is about Assam's second capital. असम एज अ स्टेट में पहला कैपिटल दिसपुर था और अब डिब्रूगढ़ को दूसरा कैपिटल बनाया गया है। एंड डिब्रूगढ़ इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इट इज पोटेंशियल साइट फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड जापान की कंट्रीब्यूशन के साथ असम एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहां पे डिब्रूगढ़ को बना सकता है। तो डिब्रूगढ़ इज फास्ट इमर्जिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी विद हेल्प ऑफ जापानीज कंपनीज। एक और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू असम इज उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट, जिसके लीडर परेश बरुआ हैं और ये बैंड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो दिस उल्फा इज ऑल्सो वन इंफॉर्मेशन जो इसी से रिलेटेड है। तो कौन सा दूसरी स्टेट का कैपिटल दूसरा कैपिटल बना है? दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस। Okay, so friends, this was all about the news for second lecture on January and Feb। तो मैं जनवरी फेब 2025 की करंट न्यूज़ पहले आपके यहाँ कवर कर रहा हूँ और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारी न्यूज़ रहेंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ले लें और इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आई एम वेरी श्योर आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सो कीप प्रिपेयरिंग विद योर पीडिया। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।